चलिए, तो हम अब बात करेंगे लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य से संबंध में ही समुदाय, समिति और संस्था क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखेंगे हम लोग। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर समुदाय के बारे में, तो आप सब लोग जानते हैं समुदाय किसे कहा जाता है। समुदाय का तात्पर्य है कि व्यक्तियों को ऐसे समूह से है जो किसी निश्चित भू क्षेत्र में रहते हैं तथा सभी व्यक्ति आर्थिक राजनीतिक क्रियाओं में एक साथ भाग लेते हैं और एक स्वायत्त इकाई का निर्माण करते हैं। समुदाय का एक साझा मूल्य होता है जिससे वे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं या जुड़े रहने की अनुभूति करते हैं। जैसे गांव हो गया, टोला हो गया, पड़ोस हो गया, कस्बा हो गया, ये समुदाय का पार्ट बन जाता है। वहीं किंग्सले डेविस एक विद्वान है, इन्होंने कहा है कि समुदाय वह छोटा क्षेत्रीय समूह जिसके अंतर्गत जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं उसको समुदाय कहते हैं। समुदाय में भी फीलिंग की भावना होती है, आपको पता होना चाहिए। समुदाय मालूम है कि नहीं, बताइए जरा एक बार। बोलिए। हाँ, समुदाय में भी फीलिंग की भावना हमें देखने को मिलती है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान भी रखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये समुदाय का पार्ट है। यहाँ से एक आध प्रश्न आप लोगों को एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं समुदाय से। आगे बढ़ते हैं, और भी चीज़ें समुदाय के परिपेक्ष में हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि स्वजातीय चेतना उस चेतना को कहते हैं जिसके द्वारा समुदाय के सदस्य या अनुभव करते हैं कि वे साझे रूप से समान विचार, लक्षणों तथा परिस्थितियों से बंधे हैं। किसी एक पर समस्या या खतरा पूरे समाज या समुदाय के संकट के रूप में महसूस किया जाने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि गांव में किसी के यहाँ चोरी या डकैती होती है तो गांव के सभी लोग संकट या डर महसूस करने लगते हैं। यही कारण है कि समुदाय में हम की भावना पाई जाती है। समुदाय व्यक्तियों के किसी भी ऐसे बड़े समूह से होता है जो एक निश्चित क्षेत्र के अंदर रहता है और जिसमें उसके सदस्यों का सामान्य जीवन व्यतीत होता है, उसे समुदाय का पार्ट कहा जाता है। समुदाय वह मानव समूह है जो सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए निश्चित भूभाग में सामुदायिक भावना द्वारा संगठित किया जाता है या किया गया है। आगे बात करेंगे। बोगार्ट्स ने कहा है कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें कुछ मात्र तक हम की भावना पाई जाती है। इनका कहने का मतलब यही है कि समुदाय का विचार पड़ोस से आरंभ होकर संपूर्ण विश्व तक पहुंच जाता है। ये भी बात बोगार्ट्स का ही है। और हम की भावना, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करना, यह भी समुदाय की परिभाषा है। यह भी बोगार्ट्स ने ही कहा है। अगर हम बात करते हैं मैकाइवर पेज के बारे में, तो मैकाइवर एंड पेज इन्होंने कहा है कि समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं, और भी परिभाषाएं हैं। जैसे आगबंड की बात अगर हम करें तो किसी सीमित क्षेत्र में के अंतर्गत सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को ही समुदाय कहा जाता है। किंग्सले डेविस ने कहा कि समुदाय एक ऐसा स्थानीय क्षेत्र है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं, वो समुदाय कहलाते हैं। बात करेंगे समुदाय की विशेषता में। समुदाय की विशेषता में व्यक्तियों का समूह देखने को मिलता है। मतलब सिंपल सी बात है कि समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है जहां व्यक्तियों के बिना समुदाय का निर्माण ही नहीं हो सकता। और समुदाय व्यक्तियों का समूह होता है, अतः यह एक मूर्त संगठन है जिसमें एक दूसरे की सहायता से सभी के सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। बात करते हैं दूसरी विशेषता के बारे में, एक निश्चित भूभाग के बारे में। समुदाय के लिए एक निश्चित भूभाग या क्षेत्र का होना अति आवश्यक है। ज़्यादातर समुदाय एक निश्चित स्थान पर ही बसे होते हैं। एक निश्चित भूभाग पर रहने से उनमें एकता और संगठन काफ़ी दृढ़ होता है
और प्रत्येक समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। इसे मैकाइवर स्थानीय क्षेत्र कहते हैं। कभी कभी इस क्षेत्र में परिवर्तन भी होता है, जैसे उद्योग में वृद्धि होने से किसी गांव की जनसंख्या में वृद्धि हो जाए और उसके भू क्षेत्र में विस्तार हो जाए। ये एक निश्चित भूभाग है। सामुदायिक भावना, समुदाय में सामुदायिक भावना पाई जाती है। यह एक भूभाग से संबंधित होने, बहुत कुछ सामान आवश्यकता और अनुभव रखने, एक से तीज त्योहार, संस्कार, उत्सव में भाग लेने और एक से जीवन मूल्य से समृद्ध होने की वजह से एक समुदाय के सदस्यों में जो एकता की भावना या अपनेपन की भावना उत्पन्न होती है, उसे ही सामुदायिक भावना कहते हैं। इसे हम की भावना कहते हैं। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में लोगों के एक दूसरे के साथ रहना, जीवन का सामान्य गतिविधि में भाग लेना, सामूहिक लगाव हो जाता है और समुदाय को व्यक्ति स्वयं से जोड़ लेता है और इसे ही सामुदायिक भावना कहा जाता है। तो सामुदायिक भावना बहुत ही सरल है। ये एक विशेषताएं हैं सारी की सारी। साझा संपूर्ण जीवन भी करता है। साझा संपूर्ण जीवन का मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो उनका जीवन है, सामान्य जीवन, वो साझा भी करते हैं। नियम, परंपराएं, विश्वास, रीति रिवाज आदि जो होते हैं वह उस समुदाय के लोगों को एकता के एक सूत्र में बांधने का काम करता है साझा संपूर्ण जीवन। तो ये भी एक प्रकार की उसकी विशेषता है। बात करते हैं स्वाभाविक विकास के बारे में। तो समुदाय का निर्माण नियोजित रूप से नहीं किया जाता है, बल्कि कुछ लोग जब एक साथ विशेष स्थान पर रहने लगते हैं, जो सभी लोगों उस समूह को अपना समूह मानने लगते हैं और इस तरह उनमें हम की भावना का निर्माण होने से समुदाय का निर्माण हो जाता है। तो उसको कहते हैं स्वाभाविक विकास हो गया। ये वहाँ पर ये स्वाभाविक विकास हो जाता है। बात करते हैं आत्मनिर्भरता के बारे में। आत्मनिर्भरता क्या है? प्राचीन काल में अगर हम बात करें तो आत्मनिर्भरता समुदाय का एक आवश्यक तत्व माना जाता है। एक समुदाय में निवास करने वालों की समस्त आवश्यकताएं वही पूरी हो जाती थी, लेकिन आज के इस युग में ऐसा नहीं रहा है। आज समुदाय पूर्ण रूप से पराश्रित हुआ है। तो आत्मनिर्भरता बताता है कि समुदाय के व्यक्ति लगभग अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने ही समुदाय से करता है और किसी अन्य समुदाय पर निर्भर नहीं रहना पड़ता उसे। तो इसको कहते हैं समुदाय की विशेषता आत्मनिर्भरता के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। वहीं अगर हम बात करते हैं सीमावर्तीय समुदाय, देखो समुदाय की जो विशेषताएं थी वो हो गई समाप्त, लेकिन ध्यान रखिएगा कि निश्चित भूभाग भी होता है, समुदाय में व्यक्तियों का समूह होता है, आत्मनिर्भरता होता है, सामुदायिक भावनाएं होती हैं, सामान्य जीवन होता है, व्यापक उद्देश्य और बहुत कुछ सामान्य जीवन यहाँ पर देखने को हमें मिल जाता है। नियमों का एक सामान्य व्यवस्था होती है, समुदाय का एक विशिष्ट नाम भी होता है ना। समानताओं का क्षेत्र पाया जाता है समुदाय में, अस्थायित्व पाया जाता है समुदाय में, है ना। मूर्तता पाई जाती है समुदाय में, स्वतः जन्म होता है समुदाय का, इसलिए कहा गया है स्वाभाविक, है ना। अंतर समुदाय देखने को हमें मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि ये समुदाय की विशेषताएं हैं। अब हम बात करते हैं सीमावर्ती समुदाय के बारे में। मैकाइवर के अनुसार सीमावर्ती समुदाय की कुछ विशेषताएं तो समुदाय से ही मिलती है, लेकिन कुछ विशेषताएं समुदाय से भिन्न होती हैं। समुदाय की विशेषता के आधार पर यह निश्चित नहीं किया जा सकता है कि यह समुदाय है अथवा नहीं। मैकाइवर ने ऐसे समूह को सीमावर्ती समुदाय कह दिया और उसके अनुसार जाति, आधुनिक पड़ोस एवं जेल सीमावर्ती समुदाय का उदाहरण दे दिया। ध्यान रखिएगा, जेल का और पड़ोस का उदाहरण सीमावर्ती का है, सीमावर्ती समुदाय का है, और ये दिया किसने है? मैकाइवर पेज ने। समुदाय में अगर कभी कभी प्रश्न बनता है, मैं आपको बता दूं कि क्या आश्रम गृह बंदी गृह समुदाय है? तो ये जो समुदाय है या नहीं है, इसका निश्चय करने से हमें उन्हें समुदाय के आवश्यक तत्वों की कसौटी पर
कसना होगा। और समुदाय के 3 आवश्यक तत्व फिर मिलेंगे आपको, एक निश्चित भूभाग, मानव का समूह और हम की भावना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्या जाति एक समुदाय है? जाति में हम की भावना पाई जाती है, लेकिन निश्चित भूभाग सामान्य जीवन नहीं पाया जाता है। तो जाति के सदस्य अनेक भागों में बिखरे रहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। क्या सरलार्थी समूह समुदाय है? सरलार्थी समूह आवासी को भी हम समुदाय कह सकते हैं। ये लोग कुछ विशिष्ट भाषा बोलते हैं, सामान्य रीति रिवाज का पालन करते हैं और एक दूसरे के साथ सुख दुख में हाथ बटाते हैं। जहाँ कहीं भी ये एक निश्चित भूभाग पर बस गए, वहीं पर इनका समुदाय भी बन जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे सरलार्थी ये समूह के बारे में। ठीक है, तो यह था समुदाय के बारे में। बात करेंगे एसोसिएशन के बारे में, समिति के बारे में। मनुष्य अपने दिन प्रतिदिन की सामान्य आवश्यकताएं की पूर्ति समुदाय से ही कर लेता है, किंतु उसके विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति समुदाय से नहीं हो पाती है। अतः विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब कुछ लोग संगठन बनाकर प्रयत्न करते हैं, तो ऐसे संगठन को समिति कहा जाता है। समिति में संगठित सामाजिक संबंध पाया जाता है और यह शक्ति के विभाजन पर आधारित होता है। वैसे किसी समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, अन्य सदस्य आदि देखने को मिल जाते हैं। तो समिति के सदस्यों के उद्देश्य समान होते हैं और इस तरह से समिति आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजनात्मक उद्देश्यों के लिए की प्राप्ति के लिए हो सकती है। तो ये एक प्रकार का ये समुदाय का पार्ट बन जाएगा, इस समिति का एक पार्ट बन जाएगा। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। मैकाइवर पेज कहते हैं कि समिति मनुष्यों का एक समूह है जिसे किसी समान उद्देश्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए गठित किया जाता है, उसको समिति कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? समिति बोला जाता है। बोटोमोर क्या कहते हैं? कहते हैं कि राज्य समाज के अंदर एक समिति है, ना कि पूर्ण समाज है। राज्य जो है एक समिति का काम कर रही है, ना कि समाज का। बोगार्ट्स कहते हैं कि समिति से तात्पर्य लोगों का किसी खास उद्देश्य के लिए साथ साथ कार्य करने से संबंधित है। बोगार्ट्स महोदय। समिति की विशेषताएं भी होती हैं। व्यक्तियों का समूह पाया जाता है समिति में। समिति का निर्माण कुछ लोग अपने उद्देश्यों की पूर्ति के साथ मिलकर करते हैं और इस तरह का एक मूर्त संगठन बन जाता है। निश्चित उद्देश्य भी होते हैं समिति में। उद्देश्य के निर्धारण के बाद ही समिति का निर्माण किया जाता है। किसी भी उद्देश्यहीन समूह की समिति नहीं बनती है या नहीं कहा जा सकता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। एक औपचारिक संगठन पाई जाती है समिति की। विशेषता है ये कि समिति के सदस्यों का कार्य निश्चित नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है और प्रत्येक सदस्य शक्ति के विभाजन के आधार पर औपचारिक रूप से गठित होकर कार्य करती है, उसको समिति कहते हैं। एक ऐच्छिक सदस्यता होती है। किसी भी समिति का सदस्य बनना ना बनना पूर्णतः व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। व्यक्ति अपने हित या रुचि के अनुसार समिति का सदस्य बन सकता है और अपनी इच्छा अनुसार सदस्यता से त्याग पत्र दे सकता है। ये इसको ऐच्छिक सदस्यता कहते हैं। अस्थायी प्रकृति। समिति साधारणतः कुछ निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाई जाती है। उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाने पर समिति समाप्त हो जाती है। ये अस्थायी प्रकृति नेचर की है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। साध्य ना होकर साधन के रूप में काम करती है समिति। समिति स्वयं में साधन ना होकर उद्देश्य प्राप्त करने का साधन है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी मनोरंजन क्लब का सदस्य है तो क्लब उसके मनोरंजन का साधन है, ना कि अपने आप में साध्य। ठीक है, मैकाइवर पेज कहते हैं कि छात्र संघ, राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन, क्लब और व्यावसायिक संघ समिति का उदाहरण माना जाता है। समुदाय और समिति में अंतर देख लीजिए एक बार आप लोग। देखिए यहाँ पर समुदाय एक बड़ा मानव समूह होता है, जबकि समिति अपेक्षाकृत कम सदस्य होते हैं। समुदाय का एक निश्चित भूभाग या भू क्षेत्र होता है, जबकि समिति का भू क्षेत्र से नहीं बधी होती है। समुदाय का विकास स्वतः होता है, जबकि समिति का विशेष क्षेत्र की प्राप्ति के लिए कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल रूप से बनाया जाता है। समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है, जबकि समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। समुदाय प्रथाओं एवं परंपराओं के माध्यम से कार्य करती है, जबकि समिति निर्मित नियम के माध्यम से कार्य करती है। समुदाय में हम की भावना प्रमुख तत्व होता है, जबकि समिति में हम की भावना आवश्यक नहीं होती है। समुदाय में व्यक्ति के समग्र जीवन का एक बड़ा भाग शामिल होता है, जबकि समिति में समग्र जीवन का एक छोटा भाग शामिल होता है। ठीक है, तो ये समुदाय और समिति था। संस्था की बात कर लेते हैं। संस्था जी बताएं। अगर उसमें डिफरेंट करना
ना हो समुदाय और समाज में, तो कोई ऐसा बताइए इसमें डिफरेंस कर चुकी कई लोग, समुदाय और क्योंकि कई समाज में बार इंटरव्यू अंतर। में जाओ तो वो मोस्टली पूछ लेते हैं कॉमन वर्ड, मतलब। नहीं, आप कह रहे हैं समुदाय और समाज में अंतर। जी जी। हाँ, तो देखिए समुदाय, आपको बता दूं मैं कि समुदाय एक ही स्थान पर रहने वाले लोगों के एक समूह से है, या किसी विशेष विशेषताओं वाले लोगों के समूह से है। लेकिन समाज एक समान क्षेत्र और संस्कृति वाले लोगों का एक समूह है। समाज एक समान क्षेत्र और संस्कृति वाले लोगों का एक समूह है। ठीक है। अगर हम बात करें इसे यहाँ पे सहभागिता की, तो सदस्यों के बीच बातचीत समाज में एक मुख्य तत्व है समाज में, क्योंकि यह लोगों के विशाल नेटवर्क के बीच संबंध को निर्धारित करता है। जबकि समुदाय में सदस्यों के बीच अनैच्छिक रूप से होती है, क्योंकि ये लोग कई चीज़ों में साझा करने लगते हैं। विविधता की बात कर लेते हैं, तो समाज के जो सदस्य होते हैं उनके बीच एक उच्च विविधता होती है समाज के, इसलिए वह एक विषम है। इसके विपरीत एक समुदाय में उन लोगों के बीच न्यूनतम विविधता होती है। क्यों? इसलिए कि यह बल्कि समरूप होता है। समाज और समुदाय के बीच अंतर देखने को मिलता है, आकार को भी लेकर मिलता है। आकार में समाज और समुदाय के बीच एक बड़ा अंतर है। तुलनात्मक रूप से अगर हम बात करें तो एक समुदाय समाज से छोटा होता है और समाज एक समुदाय से बड़ा होता है। ये आकार के रूप में है। इलाका के रूप में बात करें तो एक समाज में स्थानीयता को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अगर एक समाज में अगर हम बात करें तो स्थानीयता को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, और यह समाज को आकार देने के लिए आवश्यक तत्व तो नहीं है। लेकिन समुदाय के लिए निश्चित स्थानीयता एक आवश्यक कारक बन जाता है, एक आवश्यक कारक के रूप में कार्य करने लगता है। समुदाय एक मूर्त है। अभी आपको अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो समुदाय मूर्त है, जबकि समाज का स्वरूप अमूर्त है। समुदाय व्यक्तियों का समूह है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समुदाय का क्षेत्र सीमित है, समाज का क्षेत्र विस्तृत है। स्थानीय समुदाय का अनिवार्य आवश्यक है, लेकिन स्थानीयता समाज में अनिवार्य नहीं है। समुदाय का आधार सामुदायिक भावना है, जबकि समाज का आधार तर्क और बुद्धि पर आधारित है। समुदाय सामान्य जीवन जी, समुदाय में हम की भावना पाई जाती है, लेकिन समाज में हम की भावना थोड़ी ना होती है। तो उसमें मैंने बताया तो तर्क और बुद्धि पाई जाती है ना। हाँ सर। तब वही बोल तो रहा हूँ वही। ठीक है। तो समुदाय एक विशिष्ट नाम है, लेकिन समाज का कोई विशिष्ट नाम नहीं होता। समुदाय एक अनिवार्य आवश्यक है। समाज में सहयोग की प्रधानता बहुत इंपॉर्टेंट है। समुदाय विशिष्ट संस्कृति और सामाजिक विरासत पर आधारित है, लेकिन समाज में अनेक संस्कृतियां और विविधता पाई जाती हैं। समुदाय सीमित उद्देश्य की पूर्ति करता है, जबकि समाज व्यापक उद्देश्य पर आधारित होता है। समाज औपचारिक संबंधों पर आधारित है, जबकि समुदाय व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले अनौपचारिक संबंधों पर आधारित है। समाज में व्यक्ति अपने विस्तृत उद्देश्यों की पूर्ति करता है, जबकि समुदाय में व्यक्ति के उद्देश्य सीमित होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब हम बात करते हैं संस्था के बारे में। संस्था नियमों और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है या अमूर्त होता है। जब एक ही इकाई को व्यक्तियों के संगठन के रूप में देखते हैं तो उसे हम समिति कहते हैं, लेकिन जब उसे एक निर्धारित एवं मान्य प्रणाली के रूप में देखते हैं तो वह एक संस्था होती है। जैसे स्कूल, हॉस्पिटल आदि सदस्यों के रूप में सीमित है, लेकिन कार्यप्रणाली के रूट में संस्था है। किंग्सले डेविस ने क्या बोला है संस्था को? संस्था जनरीतियां मतलब फोकवेज, एक किताब आई थी समरन की। ठीक है। तो जनरीतियों और रूढ़ियों का एक ऐसा संगठन है जो अनेक कार्यों को करती है। किंग्सले डेविस कहते हैं संस्था को कि जनरीतियां एवं रूढ़ियों का एक ऐसा संगठन जो अनेक कार्यों को करती है। ये किंग्सले डेविस कहते हैं। संस्था का उद्विकास अगर क्रम में चर्चा करें तो WG समरन की पुस्तक फोकवेज, ठीक है, ने किया और संस्था के चरम जनरीतियों से संबोधित किया। इसके एक मिनट होल्ड रखिए जरा। जो है समरन की किताब थी फोकवेज, और इन्होंने कहा है कि उनके अनुसार कि कोई विचार या क्रिया की पुनरावृत्ति जब व्यक्तिगत स्तर पर होती है तो उसे आदत कहते हैं। और आदत की एक थ्योरी है CCT जो पावलोव ने दिया था। जब
इसे समूह द्वारा ग्रहण किया जाता है तो इसे जनरीति कहा जाता है। और जनरीति के अंतर्गत व्यवहार के जो तरीके और शिष्टाचार आदि आते हैं, जो लोगों पर बाध्य तो नहीं होते, लेकिन ऐसा करने की अपेक्षा समाज जरूर करता है। जनरीति में जब सामूहिक कल्याण की भावना और नैतिकता जुड़ जाती है तो वहाँ पे लोकाचार बदल जाता है, यानी एक प्रकार से मोरल्स का डेवलप होने लगता है। लोकाचार के कुछ नियम होते हैं जो लोगों पर बाध्य होते हैं। नियमों की अगर अवहेलना करता है तो व्यक्ति को दंड का भागीदारी बन जाता है, जिसे ड्रग्स लेना, धार्मिक कार्यों में विपरीत वस्त्र पहनना। तो ये एक प्रकार का रूल बताया गया है मोरल का, ठीक है, जिसको लोकाचार की बात होती है। ठीक है, संस्था आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रख लीजिए आप लोग। और ये आपका जो है इससे संबंधित जो बचा हुआ है, मैं इस नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को प्रश्न करवाने वाला हूँ इससे संबंधित। ठीक है ना, ये मैं पीडीएफ अभी आपको दे देता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, समिति और संस्था के अंतर भी पीडीएफ में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है ना।